हेलो गाइस। तो आज हम लोग कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं। अब हमारी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करने में। तो वीडियो से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। टेक्स्ट से कर देता हूँ, ज़्यादा शांत करेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास अभी वॉइस काफ़ी कम है, तो आप लोग को हेडफोन्स यूज़ करने पड़ेंगे वॉइस को सुनने के लिए। बट मैं जल्द ही एक माइक लाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो है आज क्या पढ़ाएं। सब सोच रहे होंगे भाई आज तो ट्रिक पढ़ा रही है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी POAC। इन लोग के दिमाग में आ रहा होगा फुल फॉर्म क्या होगा। प्रिंसिपल और स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ये। कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा काफ़ी एक टॉपिक में एक अप्रोच है, क्वेश्चंस करने के लिए एक अप्रोच है। अभी आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग एक बार देखते हैं, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, N2 plus H2 gives us NH3। अब यहाँ पर ये रिएक्शन को वैसे तो बैलेंस करना बहुत इजी है, बट हमें इसे एक एग्ज़ाम्पल के उससे ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ कि POAC है क्या। चलो, अब मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि नाइट्रोजन गैस के A मोल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के B मोल्स हैं और NH3 के C मोल्स हैं। अब नाइट्रोजन के A मोल्स हैं, नाइट्रोजन N2 के कितने मोल्स हैं, A मोल्स हैं। N के कितने मोल्स होंगे बताओ, N के कितने मोल्स होंगे। ऑब्वियस सी चीज़ है यार, 2A मोल्स होंगे। इमेजिन करो कि दो एटम का एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के A मोल्स हैं। यार उन दो
अगर हम लोग उनमें से किसी एक एटम के मोल्स पूछे तो वो कितने होंगे यार? ए ही तो होंगे। ए नहीं, मतलब सॉरी, 2 ए ही तो होंगे। तो चीज़ों को सिर्फ रटो मत, समझने की कोशिश करो। जैसे ही H2 के B मोल्स है, ओके, सो H एटम के कितने मोल्स होंगे? 2B मोल्स होंगे। कितने मोल्स होंगे? 2B मोल्स होंगे। तो अब ये चीज़ हम लोग को रिएक्शन बैलेंस करने में कैसे काम आ सकती है? ओके, देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा था? NH3 बन रहा था। ओके, तो अब ये देखो, इसके जो थे C मोल्स थे। अब NH3 का जो एटम है, मतलब मॉलिक्यूल है, उसमें C मोल्स है। तो NH3 के मॉलिक्यूल में जो N एटम है उसके कितने मोल्स होंगे? इस बार 2C मत बोल देना, इस बार C ही होंगे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कितने हो गए? C मोल्स। अब हम लोग को पता है कि दोनों साइड मोल्स तो N एटम के बराबर होने चाहिए। तो N एटम के क्या है? N एटम के 2A मोल्स लिए और N एटम के C मोल्स लिए। तो अब क्या हो गया? 2A इक्वल्स टू C हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग ऐसे हाइड्रोजन में भी आ जाते हैं। अब अगर मतलब NH3 मॉलिक्यूल में इस C मोल्स हैं, तो H3 के कितने मोल्स होंगे? H3 के भी C मोल्स होंगे। और H एटम के कितने मोल्स होंगे? H एटम के कितने मोल्स होंगे? इस अभी तक हम मल्टीप्लाई करके, अब हम क्या करेंगे? अब भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे भाई। अगर H3 के C मोल्स हैं तो H के भी 3C मोल्स होंगे। कोफिशिएंट 3। वही इमेजिनेशन यार, एक मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स बंधे हुए हैं, आप उन सबको अलग अलग करोगे तो क्या मोल्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो अब हाइड्रोजन एटम के दूसरी साइड कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे, यहाँ 3C। तो अब इन दोनों इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन बना दो। 2B इक्वल्स 3C। ओके, थोड़ा सा क्लियर कट ले लेते हैं, काफ़ी खोज हो गई इस वाले पेज में। बात नहीं, जब तक आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो रट तो कोई भी लेता है हर चीज़ें, बट समझना एक अलग ही चीज़ है। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप सोचेंगे कि इनको बैलेंसिंग में कैसे यूज़ करना है। मैं एक बार रिएक्शन दोबारा देख लेता हूँ। 2 + H2 gives us अब एक बहुत सिंपल सा काम करना है। जो भी इक्वेशन दी हैं इनमें से किसी भी वेरिएबल को 1 अस्यूम कर लो, किसी भी वेरिएबल को 1 अस्यूम कर लो।
मतलब मैंने मान लिया कि A1 था, ए क्या था, 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर ए ही था, यहाँ तो 1 ही रहेगा। अब सी की वैल्यू क्या थी, 2a के इक्वल थी, तो यहाँ 2 लग जाएगा। ओके, अब सी की वैल्यू 2 है, तो 3c यानी 6 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ऑफ b के इक्वल रहेगी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और ये आपको मिल गई एक खतरनाक और बढ़िया सी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब काफ़ी लोग का इस कॉन्सेप्ट में ज़रूर मानना होगा कि यार ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा लंबा है यार, इससे अच्छा तो हम नॉर्मल बैलेंसिंग ज़्यादा स्पीड से कर लेते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि स्मॉल रिएक्शंस में ये कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं। स्मॉल रिएक्शन जैसे जिसमें एक या दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो और प्रोडक्ट भी एक या दो ही बन रहे हों, आप नॉर्मली ज़्यादा स्पीड कर सकते हो, ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसी रिएक्शंस आती है जिनमें 3-4 रिएक्टेंट्स और 3-4 प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तब हमारे नॉर्मल जो मेथड है वो कई बार हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो उन कंडीशंस में हम लोग को POAC मेथड यूज़ करना चाहिए एज एन अप्रोच टू बैलेंस बिगर इक्वेशंस। और POAC एक और जगह यूज़ होता है, POAC यूज़ होता है पैरेलल रिएक्शंस में। पैरेलल रिएक्शंस इक्वेशन। अब जिन लोग को पता है कि पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं वो थोड़ा सा इसमें आगे चल जाए। जिनको नहीं पता, मैं एक छोटी सी चीज़ से एक्सप्लेन करूँगा कि पैरेलल रिएक्शंस होते क्या हैं। देखो, सब एक केमिस्ट्री में चीज़ों को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्ज़ाम्पल लेकर। एग्ज़ाम्पल लो और फिर तो एग्ज़ाम्पल एक अच्छी अप्रोच देता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि N2 जो है वो H2 या दूसरा चलो, जैसे जो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, जैसे कुछ भी कोल, कभी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार कार्बन एक सिंगल आइटम, मतलब जैसे कि कभी भी किसी को ये रिएक्शन मिल जाती है C+O2 CO2 फिर CO2, तो यार लोग पूछते हैं कि यार ये सिंगल C कैसे आ गया, फिर सिंगल C कैसे स्टेबल कैसे है। यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग कार्बन को उन फॉर्म्स में लेते हैं जैसे कोल कोक, तो उन कंडीशंस में वो स्टेबल रह सकता है। जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो वैसे ही हम कोई एक एलोट्रोप लेते हैं इन कंडीशन में। तो हाँ, दो रिएक्शंस, एक तो जो है C जो तो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर दो कंपाउंड्स बनाता है, एक तो C+O2 CO2, ओके। बट कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक और कंपाउंड बनाता है, वो क्या है, C+ हाफ O2 gives CO। इस कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इस कंपाउंड को कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब कार्बन इन दोनों मतलब ये दो कंपाउंड कैसे बनाता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस में हो, ऑक्सीजन क्या हो हमारे पास एक्सेस में हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो, तो कार्बन CO2 बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। बट लेकिन जब ऑक्सीजन कम अमाउंट में होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारी ग्लोबल वार्मिंग मतलब उन चीज़ों के लिए जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पोल्यूशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा डेडली होता है और काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। स्पेशली आप इसको सूंघकर पता भी नहीं लगा सकते कि आपके पास है। ये ऑर्डरलेस गैस होती है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती। इसलिए हम लोग मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोग को क्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम उसको भी हम देखेंगे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो यहाँ से पैरेलल रिएक्शन का क्या समझ में आता है? समझो हम लोगों ने ऑक्सीजन और कार्बन का कुछ अमाउंट लिया। अब इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने इसके 2 मोल्स लिए और इसके 1.5 मोल्स लिए। ओके, तो अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों को रिएक्ट करवाया। पहले C का 1 मोल O2 के 1 मोल के साथ बन के 1 मोल CO2 का बन गया। और फिर क्या हुआ, अब भी लेकिन कार्बन का 1 मोल बच गया। कार्बन का भी कितना एक बच गया, 1 मोल बच गया, और ऑक्सीजन का हाफ मोल बच गया, मतलब या फिर 0.5 मोल बच गए। तो अब क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी। अब ये रिएक्शन, अब आप में से कई लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इसका 0.5 इसका 0.5 से कर जाए। ऐसा होता तो यही है, बट उसके लिए हमें और एक्स्ट्रा रिएक्शन से दो देखनी होंगी। तो अभी हम लोग पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल में यही रिएक्शन लूँगा, तब मैं आपको इसका थोड़ा सा और एक्चुअल जो इसमें प्रोसेस होता है वो बताऊँगा। तो अभी थोड़ी देर रुक जाइए। तो फिर इसका 1 मोल इसके हाफ मोल के साथ रिएक्ट करके CO बना देता है, मतलब पैरेलल रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही हैं, दो सेम मतलब सेम रिएक्टेंट्स में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करें। नॉर्मल सी चीज़ है, टू गेन स्टेबिलिटी। तो अब यहाँ पर POAC क्या काम कर सकता है, POAC क्या काम कर सकता है? चलो ठीक है, देखते हैं। समझना, मैंने आपको यही क्वेश्चन दे दिया होता। मैंने कह दिया कि मान लो C के मैंने ले लिए 2 मोल्स ले लिए, मेरे लिए 2 मोल्स ले लिए, और मैंने आपको कह दिया कि मैंने O2 के कितने मोल्स लिए हैं, 1.5 लिए हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ कि जब रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो CO2 और CO के कितने कितने मोल्स बने? ओके, कितने क्या होंगे, कितने कितने मोल्स बनेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप रिएक्शंस पर जाओ। रिएक्शंस पे कैसे जाएं? एक रिएक्शन आपको उसके लिए कुछ रिएक्शंस पता होने चाहिए। तो ये वाले रिएक्शन प्लस O2 किस CO2
इसके अलावा दूसरी रिएक्शन आपको बनानी चाहिए, सी ऑफ सॉलिड प्लस हाफ O2 gives CO। आपको और भी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, लाइक CO2 प्लस C solid gives us 2 of CO। और आपको इसके अलावा एक चौथी रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, जो है ये हाफ O2 gives CO2। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं इन चारों रिएक्शंस को याद करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स दो ही हैं और पैरेलल रिएक्शंस भी दो ही हैं। मतलब में पैरेलल रिएक्शन तो ये दोनों हैं, ये तो एक्स्ट्रा रिएक्शन जो आपको क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इसके कितने थे 2 मोल्स थे, इसके थे 1.5। अब क्या होगा, ये वाला पहले ख़त्म होगा कि दोनों, अगर आप दोनों का मोल रेशियो लें, मोल रेशियो क्या होता है, यहाँ जो पीछे नंबर लगा होता है, मतलब जो मोल्स होते हैं उसको इस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं जो एलिमेंट या कंपाउंड के आगे लगा होता है। तो यहाँ इसका मोल रेशियो है 2 और O2 का मोल रेशियो है 1.5। इसका मोल रेशियो कम है तो ये पहले ख़त्म हो जाएगा, और अब इसके तो पूरा कंज्यूम होगा और इसके 1.5 कंज्यूम होंगे। क्या हुआ, हमें थोड़ा स्पेस तो चाहिए ही, तो इसके तो पूरे -1.5 हुए और इक्वल्स टू 0, तो कुछ भी नहीं बचा इसका, बट इसके 1.5 ही माइनस, इसके अब भी 0.5 मोल्स बच गए। कितने? 0.5 मोल्स बच गए। और अब CO2 के कितने मोल्स बने? 1.5 मोल्स बच गए, मतलब बच गए नहीं, सॉरी, बन गए। CO2 के 1.5 मोल्स बन गए। तो अब क्या हुआ, अब हमें CO2 के हमारे पास कितने मोल्स हैं? 1.5। बट अभी भी हमारे पास कार्बन है, अभी भी हमारे पास कार्बन है, तो CO2 C से रिएक्ट ज़रूर करेगा। और यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम ये वाली रिएक्शन यूज़ करेंगे, CO2 प्लस C solid gives us 2 of CO। क्या यूज़ करेंगे? 2 of CO। तो जब हमें ये रिएक्शन के बेस पर अब हम लोग मोल रेशियो निकालते हैं। अब C का मोल रेशियो क्या होगा? 0.5। CO2 का मोल रेशियो क्या होगा? 1.5। नॉर्मल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला पहले ख़त्म होगा, इस पे 0.5 पे 0.5 पूरे जाएंगे, इसके आगे भी 1 है तो इसके भी 0.5 ही जाएंगे। बट अब यहाँ आगे 2 है CO के, यहाँ CO के आगे क्या है? 2 है, तो अब इसके 0.5 नहीं बनेंगे, इसके 1 बनेंगे। 0.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। तो अब हम लोग का क्या हुआ, अब हमारी रिएक्शन पूरी हुई कि अब हमारे पास कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं है। ओके, तो
हमारी रिएक्शन अब पूरी हुई और अब हमें पता चला कि CO2 का कितना 1 मोल बनेगा और CO के भी 1 मोल बनेंगे और ये हमारा आंसर है। ये क्या है? मेथड नंबर 1 है क्या? मेथड नंबर 1। बट अब हम इसी क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यानी POAC की हेल्प से करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि CO2 के कितने मोल्स हैं? A मोल्स हैं। और CO के कितने मोल्स हैं? B मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? B मोल्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले यहाँ पे कार्बन के मोल्स की बात करें। पहले CO2 से कार्बन को, CO2 में मॉलिक्यूल में A मोल्स हैं तो C के भी A मोल्स होंगे, C एटम के भी A मोल्स होंगे और O2 एटम के O2 नहीं, O एटम के, क्योंकि O2 है उसमें तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। O एटम के 2 A मोल्स होंगे, यहाँ पर C के B मोल्स होंगे और O के भी B मोल्स होंगे। अब तुम देखो, जो ये इसके जितना ऑक्सीजन है और इसका जितना ऑक्सीजन है, ये शुरुआत में जितना ऑक्सीजन था हमारे पास उसके इक्वल होगा। मतलब ये और ये दोनों का सम क्या होगा? जो हमारे पास शुरुआत में ऑक्सीजन दिया हुआ था, शुरुआत में हम लोग को O2 कितना दिया हुआ था? 1.5। अब कई बच्चे गलती कर देते हैं 2A + B को सीधा 1.5 ले लेते हैं, कुछ भी सोचे नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले देखो O2 के दे रखे हैं और यहाँ हमें O के हैं, तो हम लोग यहाँ भी पहले O करते हैं। O के क्या होंगे? 3 होंगे, 1.5 × 2 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये और ये इसके इक्वल होगा, नॉर्मल चीज़ है। 2A + B = 3। वैसे ही ये दोनों कार्बन पहले वाले कार्बन के इक्वल होंगे। यहाँ पर भी C के कितने दिए थे? हमें 2 दिए थे। यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C। तो A + B किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल आएगा। अब ये 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशंस हम लोगों ने पहले भी सीखा था, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, A की वैल्यू आएगी 1 और B की वैल्यू भी आएगी 1। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अभी आपको चाहे लग रहा हो कि ये इस दोनों मेथड में कोई फ़र्क नहीं है, बट कुछ ऐसा क्वेश्चन देखें जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा हो और पैरेलल रिएक्शंस ज़्यादा हो, या फिर हाँ मतलब ये मान लीजिए कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, तो ये मेथड आपको बहुत यूज़फुल हो सकता है। और इस मेथड को काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा भी मतलब जैसे कई बार परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बट यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, मतलब इसमें हम लोगों को पहले क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन होनी चाहिए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली लगाना है, तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली लगाने की, आपको ये गिवन होना चाहिए कि कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होना चाहिए।
जैसे कि इस वाले में तो हम लोग को कंफर्म किया था कि मतलब रिएक्टेंट्स पूरी तरह से कंज्यूम हो रहे हैं। अगर कभी कभार क्वेश्चंस में रेसिड्यू भी दे दिया जाता है, तब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट उसमें कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपको अलग से बताने की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। इस वजह से मैं उस टॉपिक को अलग से डील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन? कोई टॉपिक नहीं है, एक अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। आप इसको कई जगहों पे यूज़ भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, एक यूनिवर्सल मेथड है इक्वेशंस को बैलेंस करने का। मतलब आपको कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये क्या है, यूनिवर्सल मेथड है इक्वेशंस को बैलेंस करने का। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी ड्यूरेशन की रही। आई थिंक नियरली हाफ एन आवर हो चुका है वीडियो बनते हुए। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून, बीमन अकेडमी पर बने रहें। अभी आपको लग रहा हो कि यहाँ वॉइस की प्रॉब्लम है, चिंता मत करिए, आप बस लाइक और सब्सक्राइब करिए। 2-3 वीडियोस के बाद आपको ऐसी झकास वॉइस मिलेगी कि आप देखते रह जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी एडिट करके उनमें वॉइस सही करूँ, बट हर चीज़ में टाइम लगता है। ओके, बाय गाइस, कीप स्टडिंग।